चलिए, इससे अभी तक की बातचीत से एक जनरल आइडिया हमारे व्यूअर्स को मिला है कि क्या क्या काम करने होते हैं एक एम्बेसडर को। हम थोड़ा एक 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 क्रिस्प कमेंट आपसे एम्बेसीज पे भी चाहते हैं कि एम्बेसी एक ऐसा क्लोज स्पेस है जो सिविलियंस का हम अगर आप एम्बेसी गए भी हैं कभी अपने पासपोर्ट के काम से, तो आप सिर्फ उनके जनरल एरिया तक के ही गए हैं। एक एम्बेसी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आम लोग जहां तक के नहीं पहुंचते हैं। आपने आई एम श्योर वो सारी चीजें देखी हैं, तो लोगों ने सुना है या कोई जब बड़ी घटना होती है तब पता, जैसे शाह के डाउनफॉल के टाइम पे यूएस के एम्बेसी पे हमला हुआ, तब उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो यहाँ पे स्पाइंग का ही मतलब, उससे लोगों को लगा कि एम्बेसीज क्या सिर्फ स्पाइंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर कुछ एम्बेसीज के बारे में हम ऐसा सुनते हैं कि उनके अंदर स्कूल्स होते हैं। सुना है क्योंकि वो टेक्निकली फॉरेन लैंड है, इंडिया यहाँ पे भी जो एम्बेसीज हैं वहां पे हमारा आना जाना सिर्फ उनके रिसेप्शन तक के है। तो क्या आप एक एम्बेसी में क्या क्या होता है उसको जो बताने वाली चीजें हो वो बताएंगे प्लीज। तो पहले तो ये बताऊं कि ये जो राजदूत होता है और दूतावास होता है, ये तो एक आधुनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़े, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उसमें उन्होंने राजदूत और राजदूत के जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका काफी विस्तार में उन्होंने लिखा है। चाहे वो एंशिएंट टाइम्स था या मॉडर्न टाइम था, दोनों देशों के बीच में संबंध बनाए रखने के लिए एक या दो ऐसे प्रतिनिधि रहते हैं जो एक देश का काम दूसरे देश में देखते हैं। ये तो एक प्रथा रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। मॉडर्न टाइम्स में उसको एम्बेसी बनाया गया है क्योंकि आजकल जो सुविधाएं हैं और जो फैसिलिटीज है उसमें एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट आप रख सकते हैं दूसरे देश में। तो इसलिए करीब 19वीं सदी में ये एम्बेसी का कॉन्सेप्ट हुआ, माने दूत के अलावा दूतावास का कॉन्सेप्ट कि एक सपोर्टिंग स्टाफ परमानेंटली रह सकता है। और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, वो कम्युनिकेशन मेथड्स, ट्रांसपोर्ट मेथड्स जैसे आगे बढ़े, तब वो एम्बेसी की साइज भी इंक्रीज हुई। अब एम्बेसी में ऐसे है कि एक प्रतिनिधि होता है देश का और वो उसको एम्बेसडर कहते हैं। अगर एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, माने जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हो, जैसे भारत, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, तो वहां राजदूत का नाम हाई कमिश्नर होता है बस। लेकिन इन दोनों की ड्यूटीज में कुछ फर्क नहीं है। वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है और उसके पास प्लेनिपोटेंशियरी पावर्स होते हैं। ये एक बहुत खास पावर दिया जाता है सरकार की तरफ से कि राजदूत किसी भी अग्रीमेंट या समझौता पर साइन कर सकता है। अच्छा। अब आज भी अगर एक दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय अग्रीमेंट हो, तो ऐसे नहीं है कि जो भी मंत्री हो या जो भी अधिकारी हो वो साइन कर सकता है। अलग एक नोटिफिकेशन इशू होता है राष्ट्रपति जी से कि फलाने फलाने मंत्री को हम अधिकार देते हैं कि भारत की तरफ से इस पे हस्ताक्षर करे। लेकिन राजदूत को वो परमानेंट प्लेनिपोटेंशियरी पावर रहता है क्योंकि हम तो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसको एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी, ये फॉर्मल टाइटल है। अर्थात कि हम किसी भी अग्रीमेंट को, समझौते को अपने आप कर सकते हैं। हालांकि आजकल होता नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशंस होते हैं, लेकिन वो पावर है। उसके नीचे अलग अलग लेवल्स होते हैं। और अगर एक नॉर्मल एम्बेसी देखें तो एम्बेसडर के नीचे एक या दो काउंसिलर्स होंगे जो सीनियर ऑफिसर्स माने जाते हैं, जो एडवाइज करते हैं राजदूत को। और उसके नीचे सेक्रेटरीज होते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी, प्रथम सचिव, द्वितीय सचिव, तृतीय सचिव, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं। तो कोई पॉलिटिकल वर्क देखता है, कोई इकोनॉमिक वर्क देखता है, कोई पासपोर्ट वर्क देखता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखता है। और ये स्ट्रक्चर है एम्बेसी की। और खासियत ये है कि क्योंकि एक देश का प्रतिनिधि को कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि दूसरे देश के दबाव में ना आए, उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और इम्यूनिटीज दिए जाते हैं। इम्यूनिटीज ज्यादातर है कि आप उन पे क्रिमिनल या सिविल एक्शन नहीं ला सकते हैं अगर वो ड्यूटी के दौरान उन्होंने कुछ किया। आजकल ये काफी चर्चित है क्योंकि बहुत सारे देशों में यह माना जाता है कि अगर आपने डबल पार्किंग की या अगर आपने फायर हाइड्रेंट के सामने पार्क किया, क्योंकि अगर आग लग जाए तो फायर हाइड्रेंट है, तो ये चालान अगर लगाते हैं तो ये वो देश के प्रतिनिधि क्यों नहीं फाइन देंगे, क्योंकि ये तो डिप्लोमेटिक ड्यूटी नहीं है।
लेकिन अलग बात है, जैसे आज की स्थिति है, वियना कन्वेंशन के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दिए जाते हैं जिससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए एम्बेसी एक तरह से एक स्पेशल संगठन है, और उस माहौल में, फॉरेन कंट्री में, चाहे वो माहौल अच्छा हो या खराब, आप ऑपरेट कर सकते हैं, और ये एम्बेसी की बेसिक फंक्शनिंग है। अब जब शुरुआत हुई, जब भारत आज़ाद हुआ, ज़्यादातर काम पॉलिटिकल था, देश के संबंध दूसरों देशों के साथ बनाने के लिए, क्योंकि 100 वर्ष तो हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश एम्पायर के। ब्रिटिश ज़माने में भारतीय नागरिकों को फॉरेन और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं करते थे। हमें वो जो ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन रिलेशंस थे अन्य देशों के साथ, वो सिर्फ ब्रिटिशर करते थे। तो शुरुआत तब वहाँ से हुई कि प्रधानमंत्री नेहरू जब विदेश सेवा की स्थापना हुई, उन्होंने कहा आपका प्रथम काम है दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना। तो पॉलिटिकल वर्क था। 70s और 80s में जब भारत में रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, खासकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से, तब इकोनॉमिक वर्क में फोकस आया कि विदेश से निवेश कैसे बढ़ाएं, अपना निर्यात आयात निर्यात कैसे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। तो इकोनॉमिक वर्क शुरू हुआ बहुत, और एक अलग सेट ऑफ फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को तैयार किया गया जो इकोनॉमिक निगोशिएशंस में, WTO में हो, G8 गैट में हो, वहाँ निगोशिएट करना, या दूसरों देशों में किस तरह से फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएं, उस पर फोकस किया गया। उसके बाद जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए, तब तो हम कुछ अलग ही लेवल पे चले गए थे, क्योंकि फिर एक, चाहे बाकी के न्यूक्लियर पास हमें लेजिटिमेट समझे या ना, लेकिन हमारे पास परमाणु क्षमता तो आ गई है। तो इसलिए बहुत सारे नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुले जो नॉर्मली एक देश में पे नहीं होते। डिसआर्मामेंट पे, नॉन प्रोलिफरेशन पे भारत की माने का स्टेटस बढ़ गया। उसके वजह से यूएन और यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में काम बढ़ गया, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि भारत का राय क्या है। और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बड़ी है, हमारी जनसंख्या तो अब दुनिया में शायद सबसे बड़ी है, तो हर मुद्दे पे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे वो वाटर सिक्योरिटी हो, उस पर भारत का क्या रवैया है, उसका क्या स्टैंड है, वो सब जानकारी, और हमें निगोशिएशंस में भी पार्टिसिपेट करना था। तो उसके लिए फिर लोगों को तैयार किया। मोस्ट रिसेंटली, और ये सर्टनली मोदी गवर्नमेंट के सरकार की खासियत है कि इंडियन नेशनल्स अब्रॉड पे एक बहुत बड़ा फोकस आया है कि अब खास करके जब सुषमा स्वराज जी मंत्री थी उस समय से शुरू करके, और अब भी जो विदेश मंत्री है, वो इस बारे पे भी बहुत फोकस करते हैं कि एम्बेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भारतीय नागरिक बाहर देशों में हैं, उनके समस्याओं को किस तरह से माने उसको समाधान करें। तो आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप नोटिस करेंगे 2014 के पहले और बाद। जैसे आप कहते हैं 2014 के पहले आम भारतीय नागरिक का एम्बेसी के साथ बहुत ही कम संबंध था, और बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि एम्बेसी करती क्या है, और ज़्यादातर लोग समझते थे कि अगर मुझे दिक्कत आ जाए जब मैं बाहर देश में हो, तो एम्बेसी में जाना कोई फ़ायदा की बात नहीं है। आज एम्बेसी भारतीय नागरिक को बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस में मदद करती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर गल्फ में हमारी एम्बेसीज हैं, तो अगर लीबरर्स का प्रॉब्लम हो, उनको तनख्वाह नहीं जाती है, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, कभी कभी उनको कुछ पेपर पे लिखा है और कुछ उनको मिलता है, वो अलग बात है, वहाँ एम्बेसी इंटरवीन करती है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे मेड्स हैं, जो लेडी वर्कर्स हैं, उनका डोमेस्टिक वर्कर्स उनका शोषण होता है, तो उनको देखना पड़ता है। अच्छा, उनको देखना पड़ता है, तो हमने शेल्टर्स बनाए हैं जहां उनको रखा जाता है, और फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनको भारत भेज दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं जहां कभी कभी अरेस्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, वहां हम इंटरवीन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्विस, पासपोर्ट वीजा इशू तो था ही पहले, लेकिन ये जो सर्विसेज होते हैं, ये
2014 से इस पे भी बहुत फोकस आया, महत्व उसको, ये सरकार बहुत उसको महत्व देती है। तो आज एम्बेसी के बहुत ही डाइवर्स फंक्शंस है, पॉलिटिकल वर्क है, इकोनॉमिक वर्क है, ऑफ कोर्स देश का इमेज बढ़ाना बाहर, ये एक काम है, फॉरेन मीडिया को हैंडल काम का, भारतीय नागरिकों का समस्या को डील करना एक इशू है। तो इट्स माने जो भारत सरकार में होता है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो एम्बेसी है बाहर, और सारी फंक्शंस करती है एम्बेसी, और स्टाफ बहुत ही कम है। ये बहुत लोगों ने आप ओआरएफ के भी कुछ कई पेपर्स में देखेंगे, स्पेशली जब से चीन का उठान हुआ है, सब लोगों ने ये स्पॉट करना चालू किया है, रेखांकित करना चालू किया है कि चाइना का डिप्लोमेटिक कोर का साइज एंड देयर एक्सपर्टीज, जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है, चाहे वो चाइनीज डिप्लोमेट्स हो या फिर चाइनीज सिविलियंस हो जो किसी तरह वहां पहुंचे, उनके पास अब जो वो इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये तंत्र कैसे काम करता है, वहां पे हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ साइज ऑफ आवर डिप्लोमेटिक कोर। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे अभी तक के तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, क्या एम्बेसडर्स के लिए कोई पनिशमेंट पोस्टिंग भी होती है, कि क्या राजदूतों का भी कोई काला पानी होता है कि तूने ये किया है, अब जा काले पानी की सजा, वहाँ उनका भी कोई अंडमान निकोबार होता है क्या? नहीं, एक्चुअली फ्रैंकली ऐसे तो मेरे जहन में तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन डिफिकल्ट पोस्ट, ऑफ कोर्स कंफर्टेबल पोस्टिंग्स है और डिफिकल्ट पोस्टिंग्स है।